नमस्कार, न्यूज रूम से ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं राजीव और हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जंग चल रही है पश्चिम एशिया में और खासकर ईरान में, और इस जंग को लेकर अमेरिका बुरी तरह से घिरा हुआ है। अमेरिका में भी वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से घिरे हुए हैं, कह सकते हैं। और उधर बिन्यामिन नेतन्याहू तो सबसे बड़े कल्प्रिट तो हैं ही। बिन्यामिन नेतन्याहू ने बधाई दी अमेरिकी राष्ट्रपति को कि आपने अपने 2 पायलटों को बखूबी वहां से निकाल लिया, बहुत अच्छी तरह से आपने निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन ईरान कह रहा है कि ये जो शुभकामनाएं हैं ये झूठी शुभकामनाएं आप दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। IRGC का दावा है कि जो कुछ कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से वो गलत है और झूठा बयान यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन दूसरा बयान एक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है जिसमें साफ साफ उन्होंने गाली गलौज के भाषा का इस्तेमाल किया, और इसको लेकर पूरी दुनिया में भर्त्सना हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। अलग अलग सीनेटर्स, अमेरिका के अलग अलग अधिकारी और पूरी दुनिया के दूसरे नेता और जो भी बुद्धिजीवी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर एक राष्ट्रपति की भाषा ऐसी आखिर क्यों होनी चाहिए, और जो जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया ईरान के लिए। आप जंग के मैदान में हैं, जंग लड़िए न कि बल्कि वहां गाली गलौज कीजिए, गाली देते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि 48 घंटे का वक्त जो है वो मंगलवार को पूरा हो जाएगा, मंगलवार शाम 8 बजे अमेरिकी समय के हिसाब से, और इसके बाद वो बम्बार्डिंग करेंगे वहां के ब्रिजेस को, यानी वहां के पुलों को उखाड़ फेंकेंगे, और उसके अलावा वहां के जो सिविलियंस हैं उसके ऊपर भी। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर ईरान की नहीं है, ये तस्वीर जो है वो उधर इजराइल की है, हाइफा की तस्वीर, हाइफा शहर में। और वहां पर ये जो मिसाइल दागी गई है, ये मिसाइल ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री के ऊपर दागी गई मिसाइल है, और ये तस्वीर ईरान ने जारी की है। और इजराइल की तरफ से भी मीडिया रिपोर्ट्स में ये तस्वीरें आ रही हैं। इन तस्वीरों की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन ये तस्वीर सही है, गलत नहीं है, इतना जरूर कहूंगा। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ा कबूलनामा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जनवरी के महीने में ईरान में जो दंगे भड़काए गए, आंतरिक कलह जो पैदा किया गया था, वो हमने करवाया था, अमेरिका ने करवाया था। ये एक बड़ी खबर आ रही है। और यहां पर कुर्दों का सहारा लेकर उन्होंने और इसको फंडिंग की गई, इनको हथियार सप्लाई किए गए, ये सब कुछ किया। क्या कुछ हुआ अमलेंदु जी, जरा इस पर हम लोग आगे बात करते हैं। लेकिन ये कबूलनामा बहुत बड़ा कबूलनामा है। बिल्कुल राजीव जी, ये बहुत बड़ा कबूलनामा है, और फॉक्स न्यूज़ जो उनका ही चैनल समझा जाता है एक तरीके से, उसके साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि वाशिंगटन ने जनवरी में ईरान के कुछ हिस्सों में विदेशी प्रेरित दंगों के दौरान दंगाइयों को सक्रिय रूप से हथियार दिए थे। ये उन्होंने स्वीकार किया और बेशर्मी के साथ ये घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुर्द चैनलों के माध्यम से दंगाइयों को बहुत सारी बंदूकें भेजी, जबकि हथियारों को मोड़ दिया गया, ये उन्होंने दावा किया। ये उनका कहना है। और ट्रंप के कबूलनामे का जो है, इसका जो ईरान जो है लगातार ये बात कहता रहा है कि ये जो दंगाई थे ये बाहर से भेजे गए थे दंगाई, ये ईरानी नहीं थे। ईरान के कुछ लोग इसमें जो थे, जो रास्ता भटक गए थे, वो जरूर शामिल थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि ये लोग बाहर क्यों जो हिंसा फैला रहे हैं, तो वो भी सब पीछे हट गए थे प्रदर्शनकारी। और ये बाद में राजीव जी देखने में भी आया कि जो प्रदर्शनकारी उस समय जनवरी में ईरान में प्रदर्शन कर रहे थे, वो सभी प्रदर्शनकारी आज जो है वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रात भर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी अपने निज़ाम के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सामने हैं। तो ट्रंप ने बहुत बेशर्मी के साथ ये कबूल कर लिया है कि उन्होंने जनवरी में ईरान के अंदर युद्ध भड़काने के लिए हथियार भेजे थे। ये उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन उनका कहना है कि कुर्दों ने वो सारे हथियार होते हैं वो मार लिए, यानी कि वो पैसा भी मार लिया और हथियार भी मार लिया, यानी वो भी अब देशभक्ति पे उतर आए वहाँ के कुर्द भी। और राजीव जी, सूचना ये मिल रही है कि जो इनके हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं, उनको गिराए जाने में कुर्दों ने भी भूमिका निभाई है, उन्होंने भी राइफलें इनके अमेरिकियों के ऊपर चलाई हैं। हाँ, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। ये एक अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। आप चले थे ईरान में गृह युद्ध करवाने के लिए, आप चले थे ईरान में वहां की सरकार को बदलने के लिए, जिसको आप रेजिम चेंज कहते हैं, लेकिन आपसे ये हो ना पाया। और आप कुर्दों को जो इसमें लगाए थे, उनको हथियार आपने दिए, पैसे दिए, और अब डोनाल्ड ट्रंप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे हथियार और पैसे दोनों मार लिए, यानी दोनों ही अपने पास रख लिए, और आज राष्ट्रभक्ति
दिखा रहे हैं या आज हमारे साथ ये नहीं है, ये बता रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी घटना, जहां स्वीकारोक्ति ईरान में अगर गृह युद्ध करवाने की, दंगा भड़काने की कोशिश जो की गई थी, और मुझे जहां तक याद है 12 जनवरी की यह घटना है, 12 जनवरी की घटना है, और 12 जनवरी को आपने वहां दंगा भड़काने की कोशिश की, उसमें कई लोगों की जान चली गई थी, कई लोगों को सजाए मौत दी गई, और उसके बाद आपने देखा उस 28 फरवरी आते आते 28 फरवरी को ही आपने तेहरान के ऊपर हमला कर दिया। तो ये तस्वीरें जो हैं वो तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका किस ढंग से अंदर किसी भी देश के अंदर साजिश रचता है, कैसे फंडिंग करता है, कैसे वहां पर हथियार मुहैया कराता है। और ये स्वीकारोक्ति अगर ये खुद स्वीकार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ये बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है। और डोनाल्ड ट्रंप इसमें जो बातें कह रहे हैं वो और भी यहां आश्चर्यजनक ढंग से सामने आती हैं। और अभी आपने बताया अमलेंदु जी की फॉक्स न्यूज को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में इन्होंने ये बातें कही हैं, और ये इंटरव्यू जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर देखा जाए तो तेहरान के हिसाब से, वहां की जनता के हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें यहां पर। लेकिन इन सब के बीच जब दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण आती है, चलिए एक स्वीकारोक्ति, दूसरी स्वीकारोक्ति कब आएगी जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि हमने ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम, इसकी भी हमने हॉलीवुड फिल्म की तरह से इसकी रचना, व्यूह रचना रचते हुए मीडिया के जरिए दुनिया भर में प्रसारित करवाया कि हमने अपने पायलट को, 2 पायलटों को वहां से मुक्त करा लिया, रेस्क्यू कर ली। जबकि ईरानी सेना का कहना है, IRGC का कहना है कि यह बिल्कुल गलत है। उनके 2 जहाजों को, 4 टोटल जहाज जो हैं उनको, जिसमें से 2 हेलीकॉप्टर और 2 C-130, इनको हमने मार गिराया। और मार गिराने के बाद उन लोगों ने अपने ही विमान के ऊपर, अपने ही सैनिकों के ऊपर इन लोगों ने हमला किया। यह कहना है इनका खातम अल अनबिया का जो हेडक्वार्टर है उसके प्रवक्ता का कहना है, यानी IRGC का कहना है। और कह रहे हैं कि अमेरिकी आतंकवादी सेना 5 अप्रैल की सुबह कई विमानों के साथ हमारे प्यारे देश ईरान में घुस आई, जिसका मकसद अपने गिराए गए लड़ाकू पायलट को बचाने के लिए एक बचाव अभियान चलाना था। इन विमानों में 2 C-130 सैन्य परिवहन विमान और 2 ब्लैक हॉक जो बोलते हैं हेलीकॉप्टर, ये शामिल थे, जिन पर हमला किया गया और उन्हें इस्फहान के दक्षिण में एक इलाके में आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर करना पड़ा। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ईरानी सशस्त्र बलों द्वारा दुश्मन को घेरने का अभियान पूरा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की बदनामी से उनको बचाने के लिए दुश्मन को अपने ही गिराए गए विमानों, उपकरणों और यहां तक कि अपने कमांडरों और सैनिकों पर भारी बमबारी करने पर मजबूर होना पड़ा। इन लोगों ने खुद ही अपने विमानों को मार गिराया, अपने सैनिकों को मार गिराया, अपने कमांडरों को मार गिराया। यह सब कुछ किया अमेरिका ने। और यह बता रहा है ईरान की जो IRGC है वो उनका कहना है। और फंसे हुए राष्ट्रपति को हारी हुई अमेरिकी सेना की बदनामी का कोई भी इलाज सिर्फ बयानबाजी, मीडिया युद्ध और मनोवैज्ञानिक, जी हां, मनोवैज्ञानिक अभियानों से नहीं हो सकता। यह कहना है खातम अल अनबिया जो हेडक्वार्टर है IRGC का, उसके प्रवक्ता का। और यह बहुत बड़ा बयान है अमलेंदु जी, जिसमें साफ झलकता है, दिखाई देता है कि कैसे ये आदमी झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। वो झूठ बोले जा रहा था बड़े सलीके से, और ये दिख रहा है। हाँ, मैं एतवार ना करता तो क्या करता, लेकिन ये इतना झूठ बोल रहा है राजीव जी कि इस पे कोई एतवार कर ही नहीं रहा, इसके खुद के साथ ही नहीं कर रहे हैं। और सब कह रहे हैं ये पागल है, इसको उतारो कुर्सी से। ये अमेरिका में इसका हाल हो गया है। लेकिन राजीव जी, जो बड़ा दावा किया है IRGC ने ही कि एक दिन में इनके हमने 12 जो है वो सैन्य विमान गिराए हैं, जिसमें ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। और ये दावा है राजीव जी कि इसमें अमेरिका के 12 विमान, जिनमें से 2 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, 4 लिटिल बर्ड, 4 ब्लैक हॉक और 2 MQ-9 ड्रोन शामिल हैं। ये दावा है और इस दावे से अमेरिका भी इनकार नहीं कर पा रहा है राजीव जी। ये स्वीकार कर रहे हैं, अमेरिका ये स्वीकार कर रहा है, ये स्वीकार कर रहा है कि हमने अपने ही गिराए हुए जहाज को मार गिराया है। ये उनका कहना, कल ये बयान आया था। हाँ, क्या भाई, तो आपने अपना ही क्यों मार गिराया?
अगर आपने ही अपना मार गिरा, अच्छा ये बड़ा इनके साथ हो रहा है, वो कुवैत में 3 जो थे F-15 गिरा दिए गए, तो वो भी कहा वो हमारी फ्रेंडली फायर में गिर गए। वो वहाँ गिर गया एक हॉर्मुज में, तो वो भी फ्रेंडली फायर में हो गया। भाई ये कैसी फ्रेंडली फायर है कि अपने ही तुम नुकसान किए चले जा रहे हो। यानी अब तक अगर राजीव जी जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक देखा जाए तो कम से कम इनके जो है वो 30 विमान जो है वो इस तरीके से गिर चुके हैं अमेरिका के। ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है अमेरिका को, बहुत ज़बरदस्त तरीके से नुकसान। और तब ये नुकसान है जब ट्रम्प साहब लगातार घोषणा कर रहे हैं कि साहब हमने उनकी वायुसेना ख़त्म कर दी, हमने उनकी थल सेना ख़त्म कर दी, हमने उनके मिसाइल लॉन्चर पैड ख़त्म कर दिए, हमने उनकी नेवी ख़त्म कर दी, सब खत्म कर दिया। जब आपने सब खत्म कर दिया तब वो एक दिन में आपके बाहर जो है वो आपके विमान और ड्रोन जो है वो मार रहे हैं। और कौन मार रहे हैं? उनमें 2 तो आज इनके हेलीकॉप्टर जो मारे हैं राजीव जी, वो तो वहाँ के आदिवासियों ने मारे हैं, बोल्ट राइफलों से मारे हैं। यानी वो जंग के हथियार भी नहीं हैं, वो शिकार करने वाले हथियार हैं। उनसे आपके 2 हेलीकॉप्टर चटका दिए उन्होंने और आपको वहाँ से भागना पड़ा। तो ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से ट्रम्प साहब की सेना जो है अमेरिका में बुरी तरीके से पिट रही है। और इसी पिटाई की वजह से ट्रम्प साहब बुरी तरीके से बौखला गए और गालियों पर उतराया। कल जिस तरीके से उन्होंने जिस भाषा में ट्रुथ सोशल पर लिखा है राजीव जी, वो उसको दिखा देते हैं उन्होंने क्या लिखा था, इंग्लिश में ले आइए और आपको जरा दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल गालियों का इस्तेमाल करते हुए, जरा फुल स्क्रीन ले आइए, कह रहे हैं ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे। देखिए, एंड ब्रिज डे ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, देयर विल बी नथिंग लाइक इट। ये देख लीजिए, यहां एक एक शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ओपन द डॉट 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 स्ट्रेट, यू क्रेजी डॉट डॉट डॉट, और आगे पढ़ लीजिए, मैं कह नहीं रहा हूं, और यू विल बी लिविंग इन हेल, जस्ट वॉच, प्रेज बी टू अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अगर इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति करेगा, डोनाल्ड ट्रंप एक इंसान कैसे हैं वो उनकी एप्स्टीन फाइल्स से समझ में आ जाती है बात। लेकिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उस अमेरिका का राष्ट्रपति जहां के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जैसे महान लोग हुआ करते थे, जिनकी और गांधी जी की एक मित्रता की बातें होती थी, और इस देश का राष्ट्रपति इतना गिरा हुआ होगा, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हम, जिस देश में, अगर भारत से ही तुलना करें, जिस भारत देश में पहला प्रधानमंत्री, उसके बाद के कई प्रधानमंत्री स्टालवार्ट हुए, जो बिल्कुल उसमें भी नेहरू जी की बात अगर करें, और आज के प्रधानमंत्री की कोई तुलना ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वैसे ही अब्राहम लिंकन और इधर की तुलना करें, तो यहां ये भाषा, इस भाषा को देखिए तो समझ में आता है कि आखिर ये आदमी है क्या। इस आदमी को दोबारा वहां की जनता ने, मैं तो वहां के आवाम को, वहां के अमेरिकियों को, मतलब मुझे शर्म आती है कि कैसे लोगों, कैसे आदमी को तुमने चुनकर बैठा दिया उस कुर्सी पे, और जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी कुर्सी का भी लिहाज नहीं कर रहा है। तो ये है इसकी भाषा, इस आदमी की भाषा, डोनाल्ड जे ट्रंप की भाषा, जो अपने ट्विटर हैंडल, अपने ट्रूथ सोशल से ये मैसेज दे रहे हैं। और ये दुखद है, शर्मनाक है, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। और इसलिए इस भाषा का, और लेकिन चूंकि ये राष्ट्रपति हैं, उनका बयान है, और वो इसीलिए मैं अपनी जुबान क्यों खराब करूं, लेकिन आपके सामने रख दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिए कि क्या लिख रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को क्या लिख रहे हैं, ये ईरानियों को गाली दे रहे हैं। अब क्या कहा जाए, ये उसके बाद यू क्रेजी डॉट डॉट डॉट। तो आपको समझ में आएगा कि आखिर यहां से ये डोनाल्ड ट्रंप इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, अपने देश को। डोनाल्ड ट्रंप की जो 3 बातें हैं यहां पे महत्वपूर्ण रूप से, पहले इसको रैप अप करता हूं और आगे बढ़ते हैं। पहली बात, इस भाषा को देख लीजिए, इनका फ्रस्ट्रेशन देख लीजिए। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप खुद एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए, एबीसी न्यूज को इंटरव्यू देते, फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि कुर्दों को हमने पैसा दिया, हथियार दिए, लेकिन वो हमारे काम नहीं आए, वो उधर चले गए, और हमने ही गृह युद्ध करवाने की यहां पूरी की पूरी साजिश रची। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार करते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात, वो कहते हैं कि 48 घंटे में सब कुछ खत्म कर देंगे हम ईरान में, लेकिन उससे पहले वो बोलते हैं कि हमने अपने 2 पायलटों को सुरक्षित वहां से रेस्क्यू कर लिया, निकाल लिया है। लेकिन ईरान का कहना है कि ये दोनों पायलट जो हैं वो निकाले नहीं गए। और सबसे बड़ी बात यहां पे, अभी भी ईरान उन पायलट्स को खोज रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ईरान का कहना है कि C-130 और ब्लैक हॉक
जो इनका हेलीकॉप्टर है दो, यानी दो हेलीकॉप्टर और दो जो इनका विमान है, इन दोनों को ईरान ने मार गिराया। और उसके बाद जब वो मार गिराए गए और पैदल हो गए वहां के इनके ही सैनिक जो उस पर सवार थे, तब अमेरिका ने खुद बमबार्डिंग की, खुद अपने सैनिकों को मार डाला, खुद अपने इस गिराए गए विमान को मार डाला और खत्म कर डाला, तहस नहस कर डाला, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पे थी। जरा स्क्रीन पे ले आइए उन तस्वीरों को, कल जो इस्फहान क्षेत्र में प्रांत में जो ईरान ने जिसको जारी किया है। और इसके बाद देखिए और मजेदार, ये तस्वीरें देखिए। इसके बाद एक और मजेदार चीज अमलेंदु जी देखिए कि अमेरिका कहता है कि अब तमाम दुनिया भर के सैटेलाइट इमेजेस देने वाली कंपनियों को कह दिया कि अब आप सैटेलाइट इमेजेस नहीं दे सकते हैं। यह भी दुर्भाग्यजनक है। बिल्कुल। और ये सैटेलाइट इमेजेस क्यों नहीं दे सकते, उसका मुख्य कारण ये है राजीव जी कि चूंकि जो अमेरिकी मीडिया है वही उन सैटेलाइट इमेजेस के जरिए ये बता रहा है कि ट्रंप कितना झूठ बोल रहा है और अमेरिका का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने तो राजीव जी बाकायदा सब जो थे, जो इनके अड्डे थे सैन्य बेस, उनके पूरे विजुअल जो दिखा दिए कि भाई देखो ये विजुअल, मतलब ये अब रहने लायक बचे ही नहीं है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए, तबाह हो गए हैं और एक भी आदमी वहाँ नहीं बचा है। ये उन्होंने दिखाया एक तरीके से। तो जब ये दिखाया उन्होंने इस तरीके से, तब इसके बाद जो है इनकी बदनामी काफ़ी ज़्यादा शुरू हुई कि ये आदमी तो बहुत झूठ बोल रहा है और अपनी जनता को गुमराह कर रहा है। तो इसलिए अब दबाव डाला गया है कि ये कंपनियां नहीं है। गूगल को पहले ही कहा गया था कि आप ये इमेजेस मत दीजिए, गूगल मैप को कहा गया, तो गूगल मैप ने पहले ही मना कर दिया था। अब ये दूसरी कंपनी है, इसको भी कहा गया। तो ये तमाम कंपनियां जो हमसे कहा जा रहा है कि आप सैटेलाइट इमेजेस और लाइव इमेजेस जो है वो मत दीजिए। तो इसके पीछे कारण यही समझाया जा रहा है राजीव जी कि ये किसी तरीके से जो नुकसान हो रहा है ये मालूम नहीं पड़ पाए इनको कि किस तरीके से अमेरिका की पिटाई हो रही है और ईरान जो है वो अमेरिका को किस तरीके से मार रहा है। तो जो शेखी बगाड़ रहे हैं ट्रंप साहब अपने देश में, तो उनकी जो है वो शेखी जो है वो चलती रहे। और जब अमेरिका की जनता को गुमराह किया था कि चूंकि राजीव जी पिछला शनिवार जो था उसको 90 लाख लोग जो थे सड़कों पर उतरे थे नो किंग्स प्रदर्शन के दौरान, प्रोटेस्ट में, और ट्रंप की बहुत ज़्यादा उन्होंने मुखालफत की थी और ट्रंप विरोधी बहुत ज़बरदस्त तरीके से नारे लगाए थे और नो वार के नारे भी लगाए थे। तो ट्रंप साहब के खिलाफ जो माहौल अमेरिका में बन रहा है उस माहौल से बचा जा सके और अमेरिका को जो नुकसान हो रहा है वो मालूम ना पड़े, तो इसके लिए वो सैटेलाइट इमेजेस देने के मना किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां सैटेलाइट इमेजेस देने के लिए मना किया गया है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं ईरान तो ये तस्वीरें जारी करेगा क्योंकि अमेरिका अपने सैटेलाइट के जरिए और जो उनका सैटेलाइट सिस्टम है उसके जरिए अमेरिका रोक सकता है। लेकिन ईरानी जो सैटेलाइट सिस्टम है जिसको उन्होंने रूस और चीन के थ्रू लिया हुआ है, वो उस सिस्टम के जरिए जो तस्वीरें आएंगी वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे, ये वादा रहा। और वही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। इस बीच जो तस्वीर आ रही है उधर से इजराइल से, वो तस्वीरें ईरानियों के लिए, ईरान के लोगों के लिए थोड़ा उनको खुश कर सकती हैं क्योंकि यहां ईरान ने जो बम्बार्डिंग की हाइफा के ऊपर, जो बम्बार्डिंग की तेल अवीव के ऊपर, जो बम्बार्डिंग की उसने यरूशलेम के ऊपर, वहां की तस्वीरें भी आज जारी हुई हैं। तो वो तस्वीरें सारी बताती हैं कि तेहरान ने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन तेहरान यूनिवर्सिटी के पास एक हमला हुआ आज सुबह हमला हुआ है और उस हमले में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन इतना जरूर है कि वहां गैस पाइपलाइन पर हमला किया गया है और उससे गैस की जो सप्लाई है वो बाधित हुई है। तो ये लेकिन फिर भी अमलेंदु जी एक चीज देख रहा हूं कि कल परसों से लेकर आज तक ये हमले इजराइल और अमेरिका की तरफ से थोड़े कम हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल राजीव, थोड़े हमले कम हुए हैं और उनकी तीव्रता भी कम हुई है। और हो सकता है या तो इसके लिए रोक के रखा हो कि 48 घंटे का समय हो तब एक साथ किया जाए, तो चूंकि ट्रंप साहब की बात भी रह जाए कि हमने एक साथ हमले किए। लेकिन जिस तरीके से राजीव जी अब वहाँ जो तेहरान यूनिवर्सिटी है उस पर हमला किया है, तो और नागरिक क्षेत्रों पर हमले किए हैं। अभी खबर ये आ रही है कि रात भर में जो इन्होंने नागरिक क्षेत्रों पर हमले किए हैं उसमें ईरान में 10 नागरिकों की जान गई है और जिनमें 6 बच्चे हैं। तो वो नागरिक क्षेत्रों पर हमले जो किए हैं, तो ये बता रहे हैं कि कितनी क्रूरता पर जो एक्चुअली कोम शहर पे हमला हुआ है, कोम शहर पे हमला हुआ है और कोम शहर के थोड़ा सा पास में, और कोम से ही कल शाम को हमारे साथी जुड़े हुए थे, न्यूज पॉइंट में आपने देखा होगा। और सफावी जो हैं सैयद अब्बास सफावी, और वो जुड़े हुए थे और उसके बाद ये हमला हुआ है देर रात, ये हमला जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है। ये खबर भी आ रही है, कोम शहर की बात मैं कर रहा हूँ। अलग अलग शहरों में
ये हमले हो रहे हैं, इजराइल कर रहा है, यही जिनेवा कन्वेंशन की बात लगातार कह रहा है ईरान कि आखिर आप जिनेवा कन्वेंशन क्यों नहीं मान रहे हैं, आप नागरिक ठिकानों पे हमला क्यों कर रहे हैं, और युद्ध में आप जबरदस्ती कूद पड़े, उसके बाद ईरान को आपने उसमें झोंक लिया, और फिर अब जब ईरान रिटेलिएट कर रहा है तो फिर आपको परेशानी होती है। और ऐसे में अब जो पश्चिमी एशिया के दूसरे देश हैं, जिसमें खासकर जो खाड़ी के देश हैं, जिसमें कतर है, कुवैत है, बहरीन है, अबू धाबी और यानी यूएई है, इन सब शहरों पे, सऊदी अरब है, इन सब देशों के ऊपर भी हमले अब तेज करने जा रहा है ईरान। उसने साफ साफ कह दिया क्योंकि आप अगर उनकी मदद करेंगे, यानी हमारे दुश्मन की मदद करेंगे, अमेरिका और इजराइल की मदद करेंगे, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यह पैगाम दे दिया गया है ईरान की तरफ से। और इस पैगाम के क्या मायने देखे जाए, क्या यहां से अमलिंदु जी ये लगता है कि यह जंग और ज्यादा एस्केलेट होगी, और इस जंग के एस्केलेट होने के बाद क्या ये तमाम देश जो है ईरान के खिलाफ आएंगे या ईरान के पक्ष में आएंगे, या ये सरेंडर करेंगे टोटली? अगर खाड़ी देशों का हाल आज की तारीख में देखा जाए, उसको बयां करने की कोशिश कीजिए जरा कि क्या कुछ है वहां पे। देखिए राजीव जी, ये खुलकर तो सामने नहीं आएंगे, और खुलकर सामने इसलिए नहीं आएंगे कि अगर ये खुलकर सामने आते हैं खाड़ी के देश, तो फिर ईरान फिर खुलकर इनके भी जो स्ट्रक्चर हैं उनके ऊपर हमले करेगा। अभी तक ईरान उन पर ही हमले कर रहा है जिसमें या तो अमेरिका का निवेश है या अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। उसने एक भी किसी भी उस स्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया है जो इन देशों के अपने हैं। तो इसलिए ईरान ने बहुत समझदारी के साथ जवाब दिया है। लेकिन अगर ये खुलकर सामने आते हैं तब फिर ईरान फिर इनके ऊपर भी हमले करेगा। जाहिर सी बात है कि जो विजुअल्स राजीव जी इस समय गजा से और इजराइल से आ रहे हैं, फिर वैसे ही विजुअल इन देशों से भी आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इजराइल पर तो हमला करने के लिए 2500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जाना पड़ता है ईरान को। ये तो बगल में लगे हुए हैं, यहाँ से छोड़ेगा और 10 मिनट में सब तबाह कर देगा इनका। तो इसलिए ये सीधे तौर पर नहीं उतरेंगे। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से अपने सैन्य अड्डे दिए हुए, अपने अड्डे दिए हुए हैं, अपने स्पेस दिए हुए हैं, अपना एयर स्पेस दिया हुआ है अमेरिका को, इसलिए जो है वो इनके उस पर ईरान हमले कर रहा है। और इस समय भी उसने बहुत तगड़े हमले जो है राजीव जी किए हैं। और इस समय जो है खाड़ी के देश में जो है ईरान के हमले जारी हैं, जिनमें कुवैत में बिजली, जल विलवीकरण और तेल संयंत्रों को निशाना बनाया गया है, जबकि बहरीन में एक तेल सुविधा जो है उसको लक्ष्य बनाया गया है। और जो यूएई की एक टेलीकॉम कंपनी है उस पर भी हमला हुआ है। और यूएई की समाचार एजेंसी है WAM, उसकी रिपोर्ट के अनुसार फुजैर है कि अधिकारी जो हैं उस हमले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो ड्रोन से इस कंपनी जो DU है उसकी इमारत को निशाना बनाया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये इसमें कितने लोग घायल हुए हैं और क्या है। और इधर जो है ईरान का कहना है कि US और इजराइल के हमलों में उसके 1000 नागरिक ठिकाने हैं जो वो तबाह हो गए हैं राजीव जी। इधर जो अधिकारियों के मुताबिक अबू धाबी में जो है वो एक व्यक्ति जो घाना का निवासी था वो घायल हो गया है, और ये हमला ईरान की तरफ से हुआ था। मीडिया कार्यालय जो है अबू धाबी का, उसके अनुसार ये घटना मुस्तफ़ा में स्थित रिन सिस्टम्स कंपनी में हवाई सुरक्षा बलों द्वारा अवरोधन के बाद घटी। सक्षम अधिकारी जनता से आग्रह कर रहे हैं कि केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें और अफवाहों या अपुष्ट सूचनाओं को फैलाने से बचें। तो ये एक तरीके से इस समय हमले जो है उसकी तरफ से लगातार हो रहे हैं। हाइफा पर हमले उसने फिर किए हैं ईरान ने ज़बरदस्त तरीके से। 2 लोगों की वहाँ जान जा चुकी है और 2 लोग गायब बताए जा रहे हैं। साउथ इजराइल जो है उस पर बहुत तगड़ा हमला उसने किया है, वहाँ भी ज़बरदस्त तरीके से भगदड़ मची हुई है। लाखों लोग जो शेल्टर्स में चले गए हैं। ये अभी की ताज़ा खबरें हैं राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। साउथ इजराइल की बात हो, हाइफा शहर की बात हो, हाइफा पोर्ट की बात हो। हाइफा पोर्ट पे तो अभी हमला नहीं हुआ है, लेकिन रेजिडेंशियल इलाके में हमला हुआ है, इसकी खबर आ रही है। खबर जो है वो ईरान से भी आ रही है कि ईरान के कोम शहर पे हमला हुआ है, ईरान के तेहरान यूनिवर्सिटी के पास हमला हुआ है, जहां गैस पाइपलाइन पर हमला हुआ, गैस सप्लाई बाधित हुई है, ये खबर आ रही है। कोम शहर में 5 लोगों के, मतलब रिहायशी इलाके पे हमला के बाद 5 लोगों के मारे जाने की खबर है ये भी। और इस बीच ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये तस्वीर हाइफा शहर की है। और यहां ईरान में ड्रोन बनाने वाली इजराइल में ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री के ऊपर भी हमला ईरान ने किया है। तो ये तस्वीरें यहां से साफ समझ में आती हैं कि ये जंग कहीं रुकने वाली नहीं है। इस बीच अमेरिकी अधिकारी का एक बयान आया है, BBC में वो बयान आया है, जिसमें उनका कहना है कि लगातार ईरान और अमेरिका के बीच सफल बातचीत की कोशिश हो रही है, यानी ये दोनों देश आपस में बात करें और युद्ध विराम हो। युद्ध विराम की तरफ डोनाल्ड ट्रंप बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ईरान कुछ शर्तें रख रहा है जिस कारण बातचीत नहीं हो पा रही है। और खासकर इसमें 2 लोगों का नाम बार बार आ रहा है, जिसमें कुशनर जो इनके दामाद हैं उनका नाम आ रहा है, स्टीव कुशनर का नाम, जेरेड कुशनर का,
और स्टीव बिटकॉफ का नाम, ये दोनों का नाम आ रहा है बार बार कि ये दोनों इस जंग को रुकवाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहते हैं। इनको लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन इनकी बातें कितनी मानी जाएंगी ये भी एक बड़ा सवाल आता है। तो इन सवालों के बीच सबसे बड़ी बात ये कि ये जंग आखिर जा किधर रही है, इस जंग में और क्या कुछ निकल के आ रहा है, वो सारी तस्वीरें यहां रखना जरूरी है। और यहां से युद्ध विराम को कैसे ईरान बार बार खारिज कर रहा है। अभी एक खबर और भी आई है कि 48 घंटे के यहां 45 दिन के युद्ध विराम की मांग की है अमेरिका ने, लेकिन उस पर भी अभी चर्चा नहीं बढ़ी है। क्या कुछ है इस 45 दिन वाले मामले में? 45 दिन के लिए सीज फायर अमेरिका चाह रहा है, लेकिन क्यों 45 दिन सीज फायर? क्यों नहीं परमानेंट सीज फायर? क्यों नहीं वो गारंटी जो ईरान चाह रहा है कि हमारे ऊपर बिना मतलब आप कभी भी, और ये इंटरनेशनल गारंटी चाह रहा है, ये क्यों नहीं दे रहा है अमेरिका, या ये क्यों नहीं दे रहा? यूनाइटेड नेशन को इन्होंने खरी खोटी सुनाई है। इनके परमानेंट प्रतिनिधि ने, ईरान के परमानेंट प्रतिनिधि ने इस मैसेज के बाद, जो मैसेज यहां गालियों से भरा हुआ इन्होंने लिखा था डोनाल्ड ट्रंप ने, हाँ बिल्कुल, और ये कहा है कि अगर संयुक्त राष्ट्र का ज़मीर जिंदा होता तो संयुक्त राष्ट्र कुछ कार्रवाई करता। ये कहा है कि संयुक्त राष्ट्र का, इसका मतलब ज़मीर मर चुका है। लेकिन राजीव जी, अमेरिका का ही एक मीडिया आउटलेट है एक्सियोसिस, उसकी रिपोर्ट है कि अमेरिका ने 45 दिन के युद्ध विराम की बात रखी और उसको ईरान ने सिरे से एकदम खारिज कर दिया और साफ तौर पर कहा कि कोई सीज फायर नहीं होगा तो सिर्फ युद्ध बंदी होगी, सीज फायर नहीं होगा, युद्ध विराम नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा कि ऐसा नहीं है कि साहब फिर आप जो है युद्ध विराम करें, फिर हमला करने आ जाएं, फिर युद्ध विराम करें, फिर बात करने आ जाएं। तो ये सब बार बार का नाटक नहीं चलेगा। एक ही बार रोज रोज होता है तो एक बार हो जाने दो। युद्ध नहीं, अब क्या याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, तो वही होगा। अब आर पार की ही होगी, या तो हम रहेंगे या तुम रहोगे, सीधी सीधी बात। और राजीव जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अब्बास अराक्ची हैं वहाँ के विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमको मौत से डर नहीं लगता है, हम आज़ाद पैदा हुए थे, आज़ाद ही मरेंगे और आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। नो सीज फायर, ये साफ तौर पर कह दिया गया। तो अब ट्रंप साहब जो है, चूंकि पिटाई हो रही है, तो अब सोचते हैं कि जो 45 दिन का समय मिल जाए तो उस 45 दिन में अपनी कुछ और तैयारी की जा सके। चूंकि जो राजीव जी, इनके हथियार निर्माता कंपनियां, खासतौर से स्वीडन जो है, उसने हथियारों की आपूर्ति करने से मना कर दिया है कि हम आपको अब हथियारों की आपूर्ति नहीं कर सकते। पेंटागन कह रहा है कि हम जो है 1 हफ्ते से ज़्यादा युद्ध नहीं खींच सकते, चूँकि अब हथियार बचे नहीं हैं। तो ये हथियारों की कमी जो पड़ रही है वो भी है, और जिस तरीके से वहाँ अमेरिकी सेना का मनोबल टूट रहा है। और खासतौर से राजीव जी, जब युद्ध चल रहा होता है तो बीच जंग में घोड़े नहीं बदले जाते हैं। यहाँ तो बीच जंग में जो अपना चीफ ऑफ स्टाफ जो सेना का, वही बदल दे रहे हैं। और न सिर्फ चीफ ऑफ स्टाफ बल्कि कई लोगों को बदल दे रहे हैं इस बीच। 1 दर्जन आप उच्च सैन्य अधिकारी जो उनको बर्खास्त कर दे रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब सेना में वहाँ विद्रोह की एक स्थिति पैदा हो गई है। तो इसलिए ट्रंप साहब जो है वो 45 दिन का राजीव जी चाहते हैं, मुझे लगता है कि सीज फायर हो जाए। जरा खातम अल अनबिया, जी हाँ, खातम अल अनबिया जो हेडक्वार्टर है IRGC का, उसके मुख्य प्रवक्ता, उनका बयान सुन लेते हैं। वो यहाँ फारसी में अपनी बात रखेंगे, लेकिन उसका हिंदी आपके सामने रख देता हूँ। कह रहे हैं कि अज्ञानी राष्ट्रपति और आतंकवादी अमेरिकी सेना के कायर जनरलों को ये भली भांति पता है कि गौरवशाली ईरान में किसी भी प्रकार की आक्रामकता, जमीनी अभियान और घुसपैठ का सामना दिव्य सैनिकों की शक्ति और सशस्त्र बलों के लड़ाकों की लौह मुट्ठी से अपमानजनक पराजय युद्ध द्वारा होगा। यहाँ पर साफ साफ अपने आप को, और गौरवशाली इतिहास तो है भी ईरान का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर सेना भी सचमुच अब गौरवशाली हो गई है, क्योंकि जब आज जंग के 37 दिन या 38 दिन हो गए, अब तो गिनना भी छोड़ दिया हूं मैं, क्योंकि महीने भर से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, और आज 37वां दिन है। और इस 37वें दिन आप समझ लीजिए कि तस्वीर कहां जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप किस दिशा में दिखाई दे रहे हैं। अगर पॉइंट वाइज बताना चाहूं तो उसमें बहुत कुछ अलग अलग तस्वीरें सामने आएंगी डोनाल्ड ट्रंप की, और इस चर्चा में वो पॉइंट वाइज भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले सुन लीजिए जरा खातम अल अनबिया के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, यानी IRGC के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना। به دنبال تلاش‌های مذبوحانه ارتش تروریستی آمریکا به منظور عملیات امداد و نجات خلبان جنگنده ساقط شده خود، تعدادی از هواگردهای دشمن در بامداد 16 فروردین 1405 وارد کشور عزیزمان ایران شدند. با یاری و نصرت الهی، با هوشیاری و آمادگی رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح
با بهره‌گیری از جنگ الکترونیک، سامانه‌های نوین پدافند هوایی، اجرای طرح دفاع موزاییکی زمینی و ایجاد حصار نظامی و امنیتی، تعدادی از این هواگردها شامل 2 فروند هواپیمای ترابری نظامی C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک مورد اصابت قرار گرفته و مجبور به فرود اضطراری در یکی از مناطق جنوب اصفهان شدند. پس از تکمیل عملیات محاصره دشمن توسط رزمندگان قهرمان ایران اسلامی، دشمن زبون به منظور جلوگیری از بی‌آبرویی ترامپ رئیس جمهور آمریکا و هیمنه پوشالی ارتش خود مجبور به بمباران شدید هواگردهای ساقط شده، تجهیزات و فرماندهان و سربازان خود شدند. رئیس جمهور نادان و گرفتار در باطلاق جنگ. तो समझ लिए होंगे आप ये क्या कह रहे हैं। जो फारसी समझते हैं वो तो समझ रहे होंगे ही, इसके अलावा कुछ शब्द हमको भी समझ में आते हैं और वो शब्द है दुश्मन, बुजुर्ग, ऐसे कुछ और शब्द, और सीधे सीधे अमेरिका को धमकाया जा रहा है। हमारे साथी पीछे न्यूज़ रूम में बता रहे हैं, कुछ लोग फारसी जानते हैं, वो बता रहे हैं कि और जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि यहाँ अमेरिका को सीधे, इजराइल को सीधे धमकाते हुए खातम अल अनबिया के प्रवक्ता और ये कह रहे हैं कि आप हमारी गौरवशाली सेना का इतिहास नहीं जानते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आपको चकनाचूर कर देंगे। ये यहाँ कहा जा रहा है मुख्य प्रवक्ता की तरफ से। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अमलेंदु जी तब जबकि ये एक जज्बा होना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि हाँ आप यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं, और तब जबकि आपके ऊपर उस ढंग की धमकियां दी जा रही हैं, गालियों से आपके ऊपर बातें रखी जा रही हैं और माफी चाहूंगा और टाइम दिया जा रहा है 8 बजे का। हाँ राजीव जी, वो 8 बजे का टाइम कुछ ही घंटों में पूरा होने वाला है, तो ट्रंप साहब की बौखलाहट और बढ़ती चली जाएगी, चूंकि ईरान तो फिर कह रहा है कि मार करेंगे तुमको, तुम आओ, तो तुम यहाँ आओ, हम तो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे लिए, हमने कफन जो तैयार किए हुए हैं, ताबूत यहाँ तैयार है, तुमको यहाँ से भेजेंगे, तुम यहाँ आओ, ये हम तो करेंगे, तुम्हारा इंतजाम करेंगे। लेकिन राजीव जी, इसके साथ साथ जो IRGC है उसने और बड़े दावे किए हैं। इधर ईरान के विदेश उपमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है ट्रंप की धमकियों को लेकर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये ट्रंप जो धमकियां दे रहे हैं कि हम जो है साहब बिजली संयंत्रों पर, पुलों पर हमला करेंगे, ये धमकी युद्ध अपराध के बराबर हो सकती है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अपने देश के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से युद्ध अपराध करने की धमकी दी है, और विद्युत संयंत्रों, पुलों, नागरिक संरचना पर हमला करने की धमकी देना अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम कानून के अनुच्छेद 8(2)(b) के तहत युद्ध अपराध है, ये तो उनका कहना है। लेकिन IRGC जो है राजीव जी, उसकी जो नौसेना है, उसने ट्रंप साहब को बहुत करारा जवाब दिया है, और साफ तौर पर उसने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट कभी भी अपनी पूर्व स्थिति में वापस नहीं आएगा, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए। यानी जो आज स्थिति है यही बनी रहेगी, और उससे पहले जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल वहाँ से मुफ्त और आवागमन करते थे, इनके लिए अब ये कभी भी संभव नहीं होगा, ये उसने साफ तौर पर चेतावनी दी है। और इसने जो उनका नौसेना का मुख्यालय है, उसने जो है अपने बयान में जो रात को उसने जारी किया, उसमें कहा कि इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर विदेशी वर्चस्व का युग निश्चित रूप से समाप्त हो गया है। हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों ने एक नई वास्तविकता स्थापित कर दी है, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व वाली बाहरी शक्तियां ईरान के तत्काल समुद्री वातावरण में शर्तें तय नहीं कर सकती या अनियंत्रित प्रभाव नहीं डाल सकती। होर्मुज जल डमरू मध्य कभी भी अपनी पूर्व स्थिति में वापस नहीं आएगा, खासकर अमेरिका और ज़ायोनी शासन के लिए। और ये बयान में आगे भी कहा गया कि IRGC द्वारा पहले घोषित व्यापक योजना के परिचालन संबंधी तैयारियों के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, और इस पहल का उद्देश्य फारस की खाड़ी में एक नई स्वदेशी सुरक्षा संरचना स्थापित करना है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि क्षेत्र की स्थिरता, सुरक्षा की गारंटी तटीय राज्यों द्वारा स्वयं दी जानी चाहिए, बाहरी ताकतों के उकसावे वाली और अवैध उपस्थिति के बिना। और राजीव जी, कल जैसा कि आपने न्यूज़ पॉइंट में बताया भी था कि ओमान और ईरान ने एक उच्च स्तरीय बैठक करके तय किया है, और उस पर काम चल रहा है कि अब हॉर्मुज डमरू मध्य की सुरक्षा जो है वो एक किनारे पे ओमान करेगा और दूसरे किनारे पर ईरान करेगा। यानी कि अब जिसको भी गुजरना होगा वो दोनों को टोल टैक्स देना होगा, और इन दोनों देशों की मर्जी के बिना वहाँ से कोई गुजर नहीं सकता है। ट्रंप साहब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, और ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया के लिए जो है ये एक नया टोल टैक्स जो वो लागू कर दिया है। तो इस टोल टैक्स के जनक जो हैं वो
ट्रंप साहब जो है वो माने जाएंगे राजीव जी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। इस बीच ईरान जंग से और भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हमने अपने दक्षिण में इजराइल और अमेरिका के 2 ड्रोन को मार गिराया है। ये भी कहा जा रहा है कि हमने 2 ड्रोन को मार गिराया है। ईरान और इजराइल से ये खबर, ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया है। ये तस्वीर, ये खबर भी आ रही है। अमलेंदु जी, क्या है ये खबर? जी राजीव जी, ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उसने भी सूचना दी है कि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हवाई सुरक्षा इकाइयों ने पश्चिमी लोरेस्तान प्रांत के ऊपर एक अमेरिकी इजराइल मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी को जो है वो मार गिराया है। और लोरेस्तान के गवर्नर के उप सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यह घटना रविवार को डेलफोन काउंटी के बदावर इलाके के पास हुई। तो ये उनका दावा है कि इनका एक यूएवी जो है वो और मार गिराया गया है। तो वहाँ रोज जो है राजीव जी 4-5 जो इनके यूएवी ड्रोन गिराए जा रहे हैं। इसमें ये भी कहा है कि 163 ड्रोन अभी तक गिरा दिए हैं। 163 ड्रोन अब तक इनके गिराए जा चुके हैं, जिसमें MQ-9 जो है बड़ी संख्या में शामिल हैं। तो MQ-9 इनका बड़ा अच्छा समझा जाता है और उसका 30 करोड़ डॉलर जो है वो शायद उसकी एक बताई जाती है, एक ड्रोन की कीमत जो है। तो यानी अरबों रुपए का जो ड्रोन जो है वो अब तक ईरान इनके मार चुका है। और अपने उसके जो ड्रोन हैं वो मुश्किल से 1 लाख रुपए के होते हैं और उनसे इनको मार दे रहा है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि वो अपनी फुलझड़ियों से इनके जो तमाम जो बम हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये बुरी तरीके से मार पड़ती हुई अमेरिका की राजीव जी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच इराक से भी खबर आ रही है। इराक में एक्चुअली एक समूह है, ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन में, हाँ, ये शिया मिलिशिया के ऊपर हमला इन्होंने अमेरिका और इसने इजराइल की तरफ से किया गया है। और इस हमले के बाद इराक में भी अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनता जा रहा है। और इसमें साफ साफ कहा गया, हताहतों की जानकारी नहीं है, लेकिन इराक इस जंग में अब शामिल हो गया है, ये कहा जा रहा है। और वो सीधे सीधे ईरान का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। एक जमाने में इराक और ईरान के बीच हमने जंग देखे 8 साल, और आज इराक ईरान के साथ नजर आ रहा है। अमेरिका को इराकियों ने कह दिया है कि आपने बेस यहाँ खाली कीजिए। अमेरिका, हालांकि इराकी सरकार और इराकी आवाम दोनों में फर्क है। वही फर्क जैसे हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तानी सरकार और हिंदुस्तान की आवाम, सरकार अमेरिका के पक्ष में दिखाई देती है और हमारी आवाम जो है वो ईरान के पक्ष में। अब बिल्कुल इसी ढंग का इराक में चल रहा है। बिल्कुल इसी ढंग का चल रहा है राजीव जी। वहाँ के ये जो ग्रुप्स हैं ये लगातार हमले भी कर रहे हैं इराक के दूतावास के ऊपर, और कई हमले इन्होंने किए और इतने ज़बरदस्त हमले हैं कि वहाँ से इराक से अमेरिका को अपने सारे कर्मचारियों को दूतावास से निकालना पड़ा कि भाई सब लोग यहाँ से निकल जाइए। और ये कहा कि भाई कोई भी बाहर नहीं निकले, क्योंकि वहाँ एक अमेरिकी पत्रकार का अपहरण भी हो गया। तो अपने नागरिकों से कहा है कि आप इराक बिल्कुल तत्काल छोड़ दीजिए, किसी भी हाल में वहाँ मत रहिए, बहुत खतरा उसके लिए हो गया है। लेकिन इस बीच राजीव जी इजराइल ने स्वीकार किया है कि ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में पिछले 24 घंटों में इजराइल में 163 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभी तक इजराइल भी स्वीकार नहीं करता था, पिछले कुछ दिनों से उसने स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग उसके घायल हुए हैं। तो ये उसका जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इजराइल का, उसने स्वीकार किया है कि ईरान और हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष से संबंधित चोटों के कारण पिछले 24 घंटों में 163 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 82 जो हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। ये जो है वो इजराइल ने स्वीकार किया है राजीव जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ इजराइल अगर स्वीकार कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल अगर कह रहा है कि हमारे इतने लोग मारे गए तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात यहाँ पे आती है। बहुत बड़ी बात है कि इजराइल कम से कम 165-63 लोगों के मारे जाने, इंजर्ड होने की बात तो कह रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। इस बीच एक वीडियो सुबह से चल रहा है और मुस्तफा खामनेई का वो वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे, और उस वीडियो को हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। मुस्तफा खामनेई को बिल्कुल एक हीरो की तरह दिखाया गया है और वो वार रूम में जा रहे हैं, वो वीडियो है। उस वीडियो को हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन उसकी पुष्टि नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ये शायद AI वीडियो है, इसलिए उसको न दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ इस जंग से तस्वीरें जो निकल के आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखिए। जो खबरें, छोड़ दीजिए तस्वीरों की भी बात हम करें, जो खबरें आ रही हैं और वो खबरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं सीधी सीधी, बिना लाग लपेट के उन खबरों को हम आप तक रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ जो है छिपाने की कोशिश पश्चिमी मीडिया कर रहा है। और हम सीधा सीधा उन खबरों का, और खासकर यहाँ ईरान के खिलाफ
खिलाफ एक माहौल बनाने की जो कोशिश होती रही अभी तक, उस कोशिश में अब अमेरिका खुद पिछड़ता हुआ नजर आता है और अब खुद अपनी पोल खोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। खुद वो कह रहे हैं कि हमने ही पैसे दिए, हमने ही कुर्दों को हमने पाला, कुर्दों को हमने पैसे दिए, कुर्दों के को हमने हथियार दिए और वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो परिस्थितियां, और इन सबके बीच अगर आप हॉर्मुज की बात करें, जिस हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान नजर आते हैं, हॉर्मुज को लेकर दो टूक इसने कह दिया, आईआरजीसी ने, ईरान की सरकार ने कह दिया है कि हॉर्मुज पे हमारे जितने मित्र राष्ट्र हैं उनके लिए कुछ भी नहीं, कोई पैसा नहीं, लेकिन जो मित्र राष्ट्र नहीं हैं उनसे हम वसूली करेंगे, सीधे शब्दों में उनका कहना है। तो हॉर्मुज को लेकर और क्या कुछ निकल के आ रहा है अमलेंदु जी? जी बिल्कुल राजीव जी, हॉर्मुज को लेकर एक तो ये आई रहा है, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई ये किसी हाल में आपके लिए खुला नहीं होगा, एक साथ कह दिया है। और जो ट्रंप साहब की धमकी थी, इसके बीच राजीव जी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने कोई सीज फायर का जो प्लान तैयार किया है वो दोनों देशों को दिया है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन ये मीडिया में खबरें आ रही हैं। लेकिन ये मीडिया में खबरें आते ही यूएई जो है उसने साफ तौर पर कहा है कि अगर हॉर्मुज पर कोई भी बात होती है या कोई सीज फायर की स्थिति होती है तो इस डील में हॉर्मुज को खोला जाना शामिल किया जाना चाहिए। यानी अमेरिका पर यह दबाव बना दिया है कि अगर आप कोई सीज फायर करने जा रहे हैं, युद्ध की समाप्ति करने जा रहे हैं, तो हॉर्मुज खुलवाइए। और ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हॉर्मुज अब इस तरीके से नहीं खुलेगा। अब यूएई की परेशानी क्या है कि यूएई का व्यापार भी उसी हॉर्मुज से होना है राजीव जी। अगर हॉर्मुज बंद रहेगा तो कोई भी वहाँ से खरीदे तो उसको देना पड़ेगा, तो व्यापार पे असर किसके पड़ेगा? यूएई, सऊदी, इन सबके पे असर पड़ेगा। इसके साथ साथ जो वहाँ के संसद के स्पीकर हैं गलीवाफ, उन्होंने राजीव जी परसों एक ट्वीट किया था, आज नहीं बल्कि परसों, और उन्होंने कहा था कि जो बाबल मंदेब है, भाई जरा ये बताइए वहाँ से किस किस देश की क्या क्या सामग्री जाती है, जो जीवन रक्षक भी है, किसका अनाज वहाँ से जाता है, किसका क्या जाता है। यानी ये संकेत दे दिया कि हॉर्मुज जैसी स्थिति हम बाब अल मंदेब की भी कर देंगे। बाब अल मंदेब से ज़्यादातर जो व्यापार होता है वो यूरोप का होता है, तो यूरोप के जो है स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये परिस्थितियाँ, मतलब जो दोनों जगहों को, जो दोनों सक्रिय चिकन नेक जो कहलाते हैं, उन दोनों सक्रिय गलियारों को, जो समुद्री गलियारे आप कहिए, उनको अब डोमिनेट कर रहा है, उन पे शासन कर रहा है ईरान। और ये बात अमेरिका के तमाम सैन्य विशेषज्ञ जो हैं वो मान रहे हैं कि अब इस पर वापस लौटना अमेरिका के लिए संभव नहीं है। इस पर नियंत्रण अब ईरान का ही रहेगा, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, लेकिन ईरान इस पर बाबल मंदब जो है, ये जरा स्क्रीन पर ले आइए दोनों, ये वो तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो जो मैप के जरिए हम दोनों स्ट्रेट को दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हॉर्मुज कहाँ पे है, बाबल मंदब की अगर हम बात कर रहे हैं वो कहाँ है, लाल सागर से किनारे की तरफ जो है, जब आप अदन की खाड़ी की तरफ जाते हैं, यानी और वहाँ से फिर आप अरब सागर में आते हैं। देखिए ये इस तस्वीर को आप देखिए, जरा गौर फरमाइए। यहाँ पे ईरान और ईरान से बिल्कुल दक्षिण में आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और दूसरी तरफ ये 2500 किलोमीटर की दूरी पर बाबल मंदेब है, और ये स्ट्रेट जो ये लाल सागर से इधर अरब सागर की ओर बढ़ता हुआ, लेकिन अरब सागर से पहले, और ये यमन देखिए, यमन दोस्त है ईरान का, ओमान दोस्त है ईरान का, और ओमान के ऊपर, और यहाँ पर कहा है ईरान ने कि ओमान के साइड वाला जो हॉर्मुज है उस पे ओमान को हम अधिकार दे सकते हैं, और इधर यमन है ही, और यमन में हूती हैं, अंसारुल्लाह जिनको कहते हैं वो है, और इन सबके साथ मिलकर ईरान एक बड़ा खेल करने जा रहा है, जिसमें ये समझ लीजिए, साफ साफ समझिए कि आने वाले समय में ये यूरोप के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होने जा रही हैं, और ये यूरोप की मुश्किलें इतनी खड़ी होंगी कि यहाँ से व्यापार करना, बिजनेस करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी महंगा पड़ सकता है। हो सकता है कि आना जाना भी इनका रुक जाए, यहाँ से दाना पानी जो रोक देना कहते हैं वो हो सकता है, ये दिखाई दे सकता है यहाँ पे। और जिसमें जबकि ओमान है, यमन है, और इन दोनों देशों के साथ ईरान के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, और इसीलिए ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस तस्वीर के ज़रिए
आप इराक को देख रहे हैं, सऊदी अरब को देख रहे हैं, यूएई को देख रहे हैं, पारस की खाड़ी को आप देख रहे हैं, जॉर्डन, सीरिया, इन तमाम देशों को आप देखिए और ईरान को आप देखिए। ईरान की जो भौगोलिक पूरी जो स्थिति है उसको आप देखिए, इसके बगल में अफगानिस्तान, उधर तुर्कमेनिस्तान, इन तमाम को देखिए, तेहरान बीच में है, तो ऊपर वाले पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में, इन सबको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईरान जो इस वक्त जंग लड़ रहा है, जो हमारे यहाँ से जो पश्चिमी एशिया है, और उस पश्चिमी एशिया में कौन सा देश कहाँ पे, और इन देशों की भौगोलिक स्थिति, और इसमें अगर ईरान यहाँ मजबूती के साथ फाइट करता है और ईरान का साथ देते हुए चीन और रूस खुलकर सामने आ जाते हैं, तो इन देशों का क्या होगा? फिर अबू धाबी का क्या होगा, यानी यूएई का क्या होगा? फिर सऊदी अरब का क्या होगा? इराक क्या? अमेरिका आएगा बचाने के लिए? अमेरिका खुद को बचा नहीं पा रहा है। अमेरिका ने सऊदी अरब से, बहरीन से खासकर अपने तमाम कई सारे 1500 से ज़्यादा अमेरिकी नागरिकों को वापस लेके गए। सब जगह इन्होंने यही कह दिया कि जहाँ जहाँ अमेरिकी नागरिक हैं वो वापस चले जाएं, अपने देश चले जाएं, वरना हम आपको यहाँ संरक्षण नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इन चीज़ों के बीच यहाँ पर अमलेंदु जी इतना साफ समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां जो हैं एक तरफ नहीं हैं, यहाँ पर कई अलग अलग जगहों से परेशानियां इनकी आ रही हैं। इन परेशानियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ज़्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी कुर्सी हिलते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल राजीव जी, उनकी कुर्सी हिलती नजर आ रही है, और जो उनके सहयोगी हैं, जो व्हाइट हाउस के पूर्व अधिकारी हैं, सीनेटर्स हैं, वो तमाम लोग अब ट्रंप के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई इस पागल आदमी को हटाओ, अमेरिका को बचाओ। इतना ज़्यादा है। वहाँ की एक सीनेटर है एलिसा स्लॉटकिन, उन्होंने राजीव जी लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की तो सोशल पर की गई ताज़ा धमकियां अगर पूरी की गई तो जेनेवा कन्वेंशन और डीओडी के युद्ध के कानून, लॉ ऑफ वार मैनुअल में बताए गए सशस्त्र संघर्ष के कानूनों का उल्लंघन करेंगी। ईरान में आम नागरिकों को अंधाधुंध मारना और पुलों व पावर प्लांट जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे को तबाह करना दोनों ही गैर जिम्मेदाराना और गलत हैं, खासकर तब जब राष्ट्रपति ने कहा था कि यह युद्ध ईरानी लोगों की मदद के लिए है। आप यही तो कह के गए थे कि भाई ईरान की मदद के लिए हम युद्ध कर रहे हैं। और वो आगे लिखती हैं कि इसके अलावा हमारे ही सैनिक कानूनी और जानलेवा खतरे में पड़ रहे हैं, और जब युद्ध का धुआं छूटेगा तो हमारे सभी सैनिकों को, ना कि राष्ट्रपति ट्रंप या सेक्रेटरी हेक्सेथ को, इसके नतीजों के साथ जीना पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप हमें मध्य पूर्व में एक और उलझे हुए युद्ध में घसीट लाए हैं। उनके फैसलों में से हम विदेशों में कम सुरक्षित हो रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं और अमेरिकी खून व पैसा बर्बाद हो रहा है। उन्हें इस युद्ध को ख़त्म करने, हॉर्मुज़ जल जमूमद्दी को खोलने और हमारे सैनिकों को घर वापस लाने का कोई रास्ता बातचीत से ही निकालना होगा। ये उनकी जो वहाँ की सीनेटर हैं एलिसा स्लॉटकिन, वो राजीव जी कह रही हैं। इसके साथ और भी कई सीनेटर्स जो हैं उन्होंने जो है इसको कहा है, और कहा है कि भाई ये मानसिक रूप से असंतुलित जो है दुष्टतापूर्ण व्यक्ति जो है इसको अपने पद से हटाओ, ट्रंप की पागलपन भरी हरकत को रोको। पूर्व अमेरिकी प्रतिनिधि हैं मार्जोरी टेलर ग्रीन, और ये पहले ट्रंप की ही सहयोगी थी, और इन्होंने बहुत तीखी आलोचना की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं आप सभी को और उन्हें जानती हूँ और वे पागल हो गए हैं, आप सभी इसमें भागीदार हैं। ये अमेरिका को फिर से महान नहीं बना रहा है, ये बुराई है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजरायली शासन ने की थी, और तर्क दिया कि वाशिंगटन अमेरिकियों को इस युद्ध की कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आम नागरिकों की जान जाती है और विनाश होता है। उनके प्रशासन में जो भी व्यक्ति खुद को ईसाई कहता है उसे घुटनों के बल गिरकर ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और राष्ट्रपति की पूजा बंद करके ट्रंप के इस पागलपन में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये ट्रंप की पूर्व सहयोगी हैं, पूर्व रिपब्लिकन की वो सीनेटर हैं मार्जोरी टेलर ग्रीन। वो कह रही हैं कि जो भी व्यक्ति ईसाई है उसको ईश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए अपने घुटनों पर बैठकर, और ट्रंप के पागलपन को रोकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रपति की पूजा करना बंद कीजिए, ट्रंप की इस पागलपन को में हस्तक्षेप करना चाहिए। और ये रिपब्लिकन एक्स सीनेटर का कहना है, और सीनेटर का नाम मार्जोरी टेलर ग्रीन है, और उनका कहना है, ये बहुत महत्वपूर्ण पूर्व अमेरिकी प्रतिनिधि यहाँ पे, और खासकर रिपब्लिकन का अगर ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के पागलपन की हद
हद तक वो पहुंच चुके हैं। इससे देश बर्बादी की ओर जा रहा है और देश को बचाना है तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप की भक्ति छोड़िए आप, साफ साफ सीधे शब्दों में, कि राष्ट्रपति की पूजा करना आप बंद कीजिए। आप जो कर रहे हैं अभी ये करना बंद कीजिए और देश को सही दिशा में ले जाने के लिए मदद कीजिए। आप अगर ईश्वर में भरोसा करते हैं तो फिर आपको वहां घुटनों के बल गिरकर आपको माफी मांगनी चाहिए, भगवान के सामने माफी मांगनी चाहिए कि ये क्या चल रहा है और किसकी हम मदद कर रहे हैं, किसका हम साथ दे रहे हैं। तो यहां पर जो अलग अलग बयान आ रहे हैं उन बयानों से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में ही कई लोग हैं और उन्हीं के मातहत जो काम करने वाले लोग और उनकी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के ही लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आज की तारीख में आवाज उठा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान जिस ढंग से आ रहे हैं उन बयानों को आप साफ साफ समझ सकते हैं, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि कभी कहते हैं कि 48 घंटे में हम ईरान को तबाह कर देंगे, कभी वो कहते हैं कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, कभी वो कहते हैं कि यहां डील कर लो, कभी वो 45 दिन की, दोनों देशों के बीच 45 दिन के सीज फायर की बात चल रही है। ऐसी खबर भी आई, एक्सियोस की खबर है और इस खबर के मुताबिक साफ समझ में यह भी आता है कि अमेरिका कई सारे रास्ते खोलकर एग्जिट पॉइंट खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या यहां से अमेरिका को कोई एग्जिट पॉइंट मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल। इन सवालों के बीच सबसे बड़ी बात यह भी आती है कि क्या सचमुच डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि हमने अपने पायलट को रेस्क्यू कर लिया है वो सही बात है, या ईरान की बात अगर मानी जाए तो ईरान साफ साफ कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हॉलीवुड फिल्में देखना बंद करें और हॉलीवुड की कहानियां यहां ना बताएं डोनाल्ड ट्रंप तो बेहतर होगा। और इन सब के बीच दूसरी बात एक ये भी आती है, जब धमकी देते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो ईरानी राष्ट्रपति का साफ साफ सीधा सीधा कहना है कि हमें धमकी देना बंद कीजिए, अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। वही अंजाम भुगतने को तैयार मतलब आपको हम बताएंगे कि आखिर ईरान कर क्या सकता है और ईरान के ऊपर अगर आप किसी भी ढंग से ज्यादती करने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद ईरान आपको छोड़ेगा नहीं। यानी धमकियों के ऊपर धमकियां और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इस देश में शांति कायम हो तो शांति के लिए कुछ लोगों को बाहर आना पड़ेगा। लेकिन चीन से भी खबर आ रही है, क्या कुछ है चीन से खबर? हाँ राजीव, चीन के विदेश मंत्री हैं वांग यी, उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ फोन पर बातचीत की है और जो मिडिल ईस्ट की यानी जो वेस्ट एशिया है उसकी जो स्थिति है उस पर उन्होंने चर्चा की है। और दोनों विदेश मंत्रियों का मतलब चीन और रूस का उनका कहना है कि ये मसला जो है ये बातचीत से ही हल हो सकता है, सैन्य इससे कोई मसला हल नहीं होगा। और इसमें नौवहन संबंधी मुद्दों को सुलझाने का महत्वपूर्ण का मूल तरीका यह है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम सुनिश्चित किया जाए और ईरान के साथ वार्ता की टेबल पर आया जाए। ये उनका कहना है दोनों विदेश मंत्रियों के, यानी रूस और चीन कह रहे हैं कि आप जो चाहते हैं कि साहब हम तबाह कर देंगे ये कर देंगे, इससे मसला हल नहीं होगा, स्थितियां और ख़राब होंगी पश्चिम एशिया में, इसलिए आपको ईरान के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच ईरानी एक अधिकारी का एक बयान आ रहा है, न्यूज एजेंसी रॉयटर की तरफ से बयान पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से ये प्रपोजल आया है कि हॉर्मुज को खोल दिया जाए और अस्थायी शांति प्रस्ताव दिया गया है इधर से अमेरिका और इजराइल की तरफ से। और लेकिन इसमें मध्यस्थ की भूमिका जो है वो पाकिस्तान निभा रहा है और पाकिस्तान, लेकिन उसको ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि हॉर्मुज तब तक हम नहीं खोलेंगे जब तक इस पर पूर्ण विराम ना हो, यानी यहां पर अर्ध विराम या यहां शांति मतलब 100% शांति की बात ना हो जाए, 100% यहाँ पे आप इस स्टेट को खोलने के लिए से पहले हमको इंटरनेशनल गारंटी ना दे दें तब तक इसको नहीं खोलेंगे। हाँ बिल्कुल, तब तक इसको नहीं खोलेंगे। ये साफ तौर पर ईरान ने सीज फायर का या वो ठुकरा दिया है कि सीज फायर नहीं होगी तो युद्ध बंदी होगी, युद्ध समाप्त होगा, सीज फायर नहीं होगा कि फिर जो है ठीक है थोड़ी देर सस्ता लें फिर आगे लड़ते हैं। होता यह है कि राजीव जी जब दो शिकारी लड़ते हैं आपस में और उसके बाद फिर दोनों घायल हो जाते हैं तो भाई एक कहता है कि थोड़ी देर रुक लो, ऐसी सांडों की लड़ाई में होता है, सांड लड़ता है तो जो हार रहा होता है वो थोड़ा पीछे को हट जाता है और फिर जो है फिर ताकत लेके फिर आगे हमला कर देता है। तो अमेरिका यही करता रहा है अभी तक। तो ईरान समझ रहा है कि ये घायल हुआ है, चूँकि इस समय पिट रहा है, तो अब ये मौत के करीब है, तो ये पीछे हटके जो है वो चाहता है कि इसको थोड़ी ऊर्जा मिल जाए। तो ईरान चाहता है कि अब ये
बात ख़त्म ही होनी चाहिए, ये लड़ाई होगी नहीं, ये साफ तौर पर है। और पाकिस्तान की तरफ से शायद ये प्रस्ताव पेश किया गया, इस तरीके की खबरें आ रही हैं, रूटर्स की खबर यही है कि पाकिस्तान ने प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन इसको ईरान ने ठुकरा दिया है कि सीज फायर नहीं होगा, होगा तो युद्ध बंदी ही होगी। इस बीच जो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल वाकई, उन्होंने साफ चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो हम भी वैसा ही जवाब देंगे, हम यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़े ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। यह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस है, यह अमेरिकी लोगों का युद्ध नहीं है, यानी अमेरिका की जनता का युद्ध नहीं है, यह युद्ध ट्रंप और नेतन्याहू का युद्ध है। बिल्कुल, ये युद्ध ट्रंप और नेतन्याहू का युद्ध है, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू ने इस जंग की शुरुआत की है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हमला आप करेंगे तो ये ठीक नहीं है। इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में तेहरान और दूसरे शहरों में जितने हमले हुए हैं, अलग अलग खबरें आ रही हैं, उसमें 34 लोगों की मौत ईरान में हुई है कल रात से लेकर अभी तक की खबर ये आ रही है। लेकिन उधर सबसे मज़ेदार चीज़ ये भी है अमलेंदु जी की वहाँ से कोई खबर नहीं आती है कि कितने लोग मारे गए हैं, अभी सिर्फ घायलों की खबर आती है। ये बहुत मजेदार है, कम से कम ईरान ये कह देता है कि हमारे यहाँ इतने लोगों की मौत हो गई। इसमें जो 34 लोगों की मौत की खबर आ रही है उसमें से 6 बच्चे हैं, ये खबर भी आ रही है। और कल रात से लेकर आज सुबह तक अभी तक की घटना जो घटी है उसमें से ये 34 लोगों की खबर आ रही है। 6 बच्चे हैं शायद, है ना? हाँ, उसमें 6 बच्चे हैं और 6 लड़कियां हैं। उसमें 6 बच्चों में हाँ 4 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, और जिनकी उम्र जो है वो 10 वर्ष से कम है, ये बताया गया है। और तेहरान प्रांत में भी हमलों में कम से कम 23 लोग मारे गए हैं, और तेहरान के दक्षिण में कोम शहर के रिहायशी इलाके पर हमले में 5 लोग मारे गए हैं। दक्षिणी शहर बंदर लंगे में 6 लोग मारे गए हैं। और कल से अब तक जो हमले हुए हैं ईरान पर, अमेरिका इजराइल के, इनमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। यह है, और तेहरान स्थित शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर अमेरिकी इजराइल सेनाओं ने हमला किया है अभी 3 घंटे पहले। तो उसमें अभी किसी जान की क्षति नहीं हुई है, लेकिन यूनिवर्सिटी को काफ़ी नुकसान हुआ है। उनके जो डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी के, उनका बयान आया है कि यूनिवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यूनिवर्सिटी को काफ़ी नुकसान हुआ है, ये खबर भी है। तेहरान यूनिवर्सिटी की बात, वहाँ से शरीफ यूनिवर्सिटी बगल में है वहाँ पे, और वहीं पर यूनिवर्सिटी को नुकसान, यूनिवर्सिटी में मारे जाने, क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है, लेकिन वहाँ से ही जो गैस सप्लाई की पाइपलाइन है उसको भी नुकसान पहुँचा है, ये खबर भी आ रही है। खबरें यहाँ से ईरान से, तेहरान से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, लगातार हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर, अमेरिकी सैन्य अड्डों के ऊपर, और उधर अमेरिका में। और इस पूरे अगर जंग की रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं, आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, तो इसमें देखिए कि एक चैप्टर अलग खुल जाता है। वो चैप्टर है डोनाल्ड ट्रंप का। वो अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जिस ढंग से धमकियां दे रहा है, जिस ढंग से वो यहां अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है, उससे समझ में आता है कि वो कितना बेचैन है, कितना परेशान है, उनका दिवालियापन यहां दिखाई दे रहा है। और इसके बाद इस जंग में आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि उनकी रेटिंग लगातार गिर रही है। उनके खिलाफ ही उनकी पार्टी के लोग हैं, वो कई लोग जो खासकर रिपब्लिकन्स हैं, वो अब खुलकर बात कर रहे हैं, भले वो सीनेटर हो ना हो, वो पूर्व सीनेटर हो, लेकिन वो भी अब खुल के बात कर रहे हैं। इस बीच इस जंग के बीच में ही अपने कई सैन्य अधिकारियों को उन्होंने अगर बर्खास्त कर दिया या इस्तीफा ले लिया, तो ये भी, और इतना ही नहीं, अटॉर्नी जनरल तक को भी अगर बाहर कर दिया, तो इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना परेशान, कितना फंसे हुए हैं, और इस जंग से आखिर कैसे निकलें, इस पर वो अभी तक सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वे आउट कहां से मिलेगा, रास्ता, बाहर निकलने का रास्ता कहां से दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देता है। तो बहुत कुछ इस जंग से संबंधित हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इस जंग से रिलेटेड बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज इस चर्चा को, न्यूज रूम से इस एपिसोड को, इस लाइव टेलीकास्ट को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी आपका, और बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक हमारे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देश में दूसरी जंग जो लगातार चल रही है वो है चुनावी जंग, और उस जंग में भी, और खासकर असम में बहुत कुछ चल रहा है, उससे संबंधित तमाम खबरें हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। और जंग से रिलेटेड तमाम लाइव टेलीकास्ट और लाइव खबरें आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।